तो देखो वो जो छोटा चीज था वो क्या चीज हमें समझना है, हम यहाँ पे ध्यान देंगे, एकदम ध्यान से देखना। ठीक, अब देखो अगर हम निगेटिव चार्ज डेंसिटी, ठीक है, निगेटिव चार्ज डेंसिटी निकालें, ठीक है, निगेटिव चार्ज डेंसिटी हम निकालते हैं, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज डेंसिटी हमारा, हम मानते हैं ये क्या हुआ, रो हुआ। तो टोटल निगेटिव चार्ज क्या होगा ये, ठीक है, माइनस जेड ई डिवाइडेड बाई, ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं ना। तो ये क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर ले लो, समझे। यानी कि इसके अंदर में टोटल चार्ज, निगेटिव चार्ज जितना इंक्लूडेड है, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम हम निकाल दिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, निगेटिव चार्ज डेंसिटी हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि ये हम स्फीयर अगर हम चूज करते हैं जिसका रेडियस आर है, समझे, जिसका रेडियस क्या है, आर है, तो ये जो है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है किसका, निगेटिव चार्ज का। तो इस बड़े वाले स्फीयर की हम बात करेंगे या फिर छोटे वाले स्फीयर की बात करेंगे, दोनों केस में हमारा जो चार्ज डेंसिटी होगा, ठीक है, जो निगेटिव चार्ज डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, दोनों केस में सेम होगा, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि ये क्या होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब देखो जैसे मान लो कि हम ऐसे कह सकते हैं ना कि 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में, ठीक है, हमारा टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज हमारा है ZE, हम ऐसे बोल सकते हैं, टोटल चार्ज है हमारा ZE। तो 1, ठीक है, 1 यूनिट वॉल्यूम में हमारा चार्ज कितना होगा टोटल, तो ZE डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, समझे, 4/3 पाई आर क्यूब। फिर उसी तरीके से अगर हम बोलेंगे कि इस वॉल्यूम में हमारा कितना चार्ज होगा, ये जो वॉल्यूम है इसमें हमारा कितना चार्ज होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यही हमारा वॉल्यूम है ना, छोटा वाला वॉल्यूम, तो उसमें कितना चार्ज होगा, तो उसमें जो चार्ज होगा वो कितना होगा, तो ZE डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, समझे। यानी कि इस छोटे से वॉल्यूम में कितना चार्ज है हम वो निकाल लिए, समझे, और ये चार्ज हमारा आया इतना आ गया, क्लियर, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां से भी हम देख लेते हैं, यहां से हम देखेंगे कि ये जो है ना, इसको हम उधर की तरफ लेके जाते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब रो इक्वल टू -ZE, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल चार्ज है, समझे, ये क्या है, टोटल चार्ज है, यानी कि इसके अंदर में टोटल निगेटिव चार्ज, समझ, ठीक है ना, टोटल निगेटिव चार्ज है इसके अंदर में। और ये हमारा रो क्या है, रो जो है हमारा वो हमारा है निगेटिव चार्ज डेंसिटी है, क्लियर, और ये क्या है हमारा वॉल्यूम है, समझे कि नहीं, ये हमारा वॉल्यूम है, इतना समझ में आया। अब देखो ये जो है एकदम से अलग है, हम समझाने के लिए सिर्फ बताया है, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम, ठीक है, और ये किसकी बात कर रहा है, चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान देना। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, कैपिटल आर क्यूब हमारा कितना चार्ज रख रहा है, इतना चार्ज रख रहा है। तो 1 यूनिट वॉल्यूम जो है वो कितना चार्ज रखेगा, इतना चार्ज रखेगा, तो इतना हमारा जो है वॉल्यूम वो इतना चार्ज रखेगा, क्लियर हुआ ये चीज, समझे, ठीक है। अब देखो हम गॉसियन सरफेस इसमें चूज कर रहे हैं कौन सा, हम जो है वो स्मॉल जो है ना,
ये जो स्मॉल जो हमारा स्फेयर जो है इसको हम गॉसियन सरफेस चूज कर रहे हैं, समझे। तो इसके अंदर में टोटल चार्ज इंक्लूडेड कितना होगा, समझे। तो देखो ये 4/3 पाई आर क्यूब जो है वॉल्यूम, इसके द्वारा ये जो चार्ज इंक्लूडेड है ये कौन सा चार्ज है, तो ये टोटल निगेटिव चार्ज इसके अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन हम पॉजिटिव चार्ज की तो अभी बात किए नहीं, यानी कि अगर हम ये पूरा सरफेस लेते हैं तो उसके अंदर में, ठीक है, उसके अंदर में कितना चार्ज इकट्ठा होगा, तो देखो इतना निगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा, समझे, इतना निगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा और प्लस ये हमारा चार्ज यानी कि प्लस जेड, समझे। तो हमारा जो है चार्ज यहाँ पे कितना होगा, देखो हम इसको पहले ही कटा देते हैं, ऐसे किए तो ये चार्ज हमारा इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो हमारा जो चार्ज है माइनस जेड ई इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब, समझे। तो टोटल चार्ज इंक्लूडेड इन दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है, टोटल चार्ज इंक्लूडेड in this Gaussian surface, ठीक। तो वो कितना होगा, तो देखो प्लस जेड ई, ठीक है, प्लस जेड ई, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज भी है ना, और माइनस ये वाला चार्ज, माइनस क्यों, क्योंकि देखो प्लस जेड ई और प्लस निगेटिव चार्ज हम करेंगे ना, तो ये जो है हमारा क्या है, न्यूक्लियस वाला चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाला चार्ज हम दोनों सम करेंगे, ठीक है। तुमको ऐसा नहीं समझ आ रहा तो ये ऐसे लिख दो, जेड ई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब, समझे, कैसे हम लिख दिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड ई माइनस जेड ई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ऐसे, समझे। तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया, बस इसी 3 लाइन में था इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। तो टोटल चार्ज इंक्लूडेड क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू जेड ई 1 माइनस, ठीक है, आर क्यूब, यहाँ पे हम क्या ले लिए, कॉमन निकाल लिए, जेड ई को हम क्या किए, कॉमन निकाल लिए। अब देखो गॉस लॉ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो गॉस लॉ जब लगाओगे तो क्या होगा, यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है, क्या होगा, फाई इक्वल टू टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, समझे। तो इसे हमें ध्यान देना है कैसे, तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, ई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट दिस सरफेस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, समझे, ई। अब देखो सरफेस हमारा क्या है, सरफेस का जो रेडियस हमारा क्या है, तो सरफेस का जो रेडियस है वो इनटू, यानी कि ये जो क्या है डेल्टा एस होगा ना, समझे। इंटीग्रेशन हम सारा करेंगे, हर जगह नहीं दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर, सॉरी ये स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमें सरफेस एरिया लेना है। अब यहाँ पे Q का हम वैल्यू रखेंगे, तो Q का वैल्यू हम रखेंगे जेड ई, ठीक है, 1 माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम कैलकुलेट करेंगे, तो E इक्वल टू जेड ई 1 माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। जो हमारा रिजल्ट है वो इस तरीके से आ जाता है, ऐसे तुम लिख लोगे। चलिए इसको आगे सॉल्व करोगे ना, तो जो रिजल्ट हमारा इस किताब में दे रखा है ना वो आ जाएगा, क्लियर। तो इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो रेडियली आउटवर्ड होगा। और देखो यहाँ पे क्या है, जो जेड हमारा एटॉमिक नंबर है, समझे। यहाँ पे ई जानते ही हो क्या है, हमारा आर जो है वो क्या है, इस सेंटर से, ठीक है, पी पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, किसके अंदर में, तो ये स्फीयर के अंदर में, समझे। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पहले अर्ली मॉडल था जिस तरीके से हमें, तो अंदर में इलेक्ट्रॉन के अंदर, सॉरी ये पूरे एटम के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक, लेकिन बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही चीज सीखना था। अब देखो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान देनी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है एग्जाम्पल नंबर 1.8, एग्जाम्पल नंबर 1.8 है, उसको भी हम थोड़ा सा समझा देते हैं और फिर उसके बाद से जो बचा हुआ है उसको हम करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1.8 में जो है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.0 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। क्लियर। अब इसमें फिगर दे रखा है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल, ठीक है, इन ईच केस, contrast the situation with that of free fall under gravity। समझे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कितना है हमारा 1.5 सेंटीमीटर, समझे, ये हमारा क्या 1.5 सेंटीमीटर। तो देखो कभी भी कोई भी कैलकुलेशन करना है तो इसको क्या करोगे, SI यूनिट में चेंज कर दोगे, मीटर में चेंज कर दोगे, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझे, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, E = 2.0 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड दे रखा है, समझे। अब ये कह रहा है ना कि फर्स्ट केस में, ठीक है, फर्स्ट केस में हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन एक है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है और वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ गिर रहा है। सेकंड केस में क्या कर रहा है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना एकदम से रिवर्स कर दे रहा है। इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है कि नहीं, देखो ऐसे है, समझे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये क्या है, प्लेट है। क्लियर। अब समझ में आया कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, जैसे कि कल ही मैंने बताया था ना कि दो प्लेट अगर हम रखेंगे तो वहां पे बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम क्या किए, ठीक है, ये जो पोल, ये जो है इसका डायरेक्शन हम चेंज किए, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे हो गया ना। अब प्रोटॉन को यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन को रखते हैं तो वो भी क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन हम रखे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड इतना है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखते हैं तो वो जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो, यानी कि ये नीचे की तरफ जाएगा। रिवर्स किए प्रोटॉन रखते हैं, ये भी क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, समझे। अब देखो यहाँ पे बताना है कि दोनों को नीचे जाने में, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले हमें पता है कि इस पे क्या है, फोर्स लगेगा, समझे, इस पे भी क्या होगा, फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है, तो इस दोनों पे फोर्स लगेगा, समझे। अब फोर्स लग रहा है तो मास कुछ होगा ना इसका, तो फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इस केस में, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना लगेगा, समझे, फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो है चार्ज इसमें कितना है, तो -1, ठीक है, तो कितना चार्ज है इसमें, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है ना, समझे। अब देखो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q × E, समझे, E इक्वल टू क्या होता है, F/Q होता है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, Q × E आ गया, ये पहले तुम पढ़े हुए हो। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1.6 × 10⁻19 और इंटू 2.0 × 10⁴, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हमारा ये फोर्स निकल जाएगा, समझे, ये हमारा फोर्स आसानी से निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन नीचे की तरफ हम ले रहे हैं, समझे कि नहीं। और यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं, तो QE, ठीक है, यहाँ पे F की जगह पे हम QE रख दिए अपॉन ME, हमें एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए।
उसी तरीके से इस केस में हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, QE, चार्ज तो हमारा सेम है ना, सिर्फ क्या है पोलरिटी अलग अलग है, QE अपन मास ऑफ प्रोटॉन। अब तुम्हें पता है कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, समझे। तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ग्रेटर देन होगा इसके एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन से, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस दोनों केस में तुम इस इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन लगाओगे, समझे। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन लगाओगे, तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at² होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो कि हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखे तो u इक्वल टू 0 होगा ना, धीरे धीरे क्या होगा वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, जो किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। s इक्वल टू कितना रखोगे तो 1.5 सेंटीमीटर, इसको हम किस में चेंज करके रखेंगे, तो मीटर में चेंज करके रखेंगे। तो ये हम मान लेते हैं कि ये हाइट है हमारा, समझे, ये हम हाइट हमारा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, 2h अपॉन, ठीक है, 2h, देखो 2h अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी टाइम हमें निकालना है, ठीक है, टाइम अगर निकालना है 2h अपॉन a निकालेंगे और अंडर रूट में आएगा, क्लियर। तो दोनों केस की हम बात करते हैं, तो टाइम ऑफ, ठीक है, कब जो इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 into h एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, तो TP इक्वल टू, हम इससे डिनोट कर रहे हैं, तो 2 into h एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, इसमें वैल्यू रखोगे तुम्हारा निकल के आ जाएगा। वैल्यू जो हमारे यहाँ पे आया है वो हमारा आया TE का जो वैल्यू आया हुआ है, ठीक, TE का जो वैल्यू आया हुआ है वो कितना है, तो 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड है, ठीक। और TP का जो वैल्यू आया हुआ है, टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन जो है 1.3 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड है। तो सोचो ये कितना कम सेकेंड है, कितना छोटा टाइम है, समझे, बहुत ही फास्ट ये क्या हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगा। अब देखो इस केस में हम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना उसको हम क्या किए हैं, नेग्लेक्ट किए हैं। क्यों, तो देखो यहाँ पे जब तुम कैलकुलेट करोगे ना एक्सेलरेशन का वैल्यू, ठीक है, इस दोनों केस में जब एक्सेलरेशन का वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे, तो AP जब हम यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं तो इसका जब सारा वैल्यू रखोगे ना, तो AP है 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस ये जो नंबर है ना बहुत ही बड़ा है और ये नंबर बहुत ही छोटा है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, समझे, इस केस में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया, बाकी सारे एग्जांपल्स के क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। अब देखो कुछ कुछ चीज हम बता देते हैं, उन बातों पे ध्यान रखना। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है, समझे, यानी कि अगर यहाँ पे कोई मास रखोगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा ना, और उसका वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, समझे। तो कोई ऑब्जेक्ट को अगर तुम ऐसे फेंकते हो तो वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल वाला मोशन जो आता है ना, प्रोजेक्टाइल वाला मोशन पकड़ के रखता है यानी कि इसका जो इक्वेशन होता है ना, तुम पढ़ चुके हो 11th क्लास में, जो इसका इक्वेशन होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक इन नेचर होता है, पैराबोलिक इन नेचर होता है, समझे। तो सेम उसी तरीके से देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ हो रहा था ना, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हम निकाले थे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देखो उसमें भी क्या है,
फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, देखो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे अगर कोई भी चार्ज को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी जो नेचर आएगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा, समझे। तो बस इसको समझना है हमें, ठीक है, इसको हमें प्रूफ नहीं करना है, ठीक, क्योंकि उसमें भी एक्सेलरेशन है और इसमें भी एक्सेलरेशन है, और देखोगे ना तो क्या है, दोनों लगभग सिमिलर है, बस एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है ना वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, समझे कि नहीं। तो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रूव किए था ना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ रहा था, तो यहाँ भी वैसे ही तुम प्रूव कर सकते हो बहुत ही इजीली, समझे, कोशिश करके देखना, समझे। अगर नहीं हो पाएगा तो देखो ऑफलाइन क्लासेस में कभी मैं बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, बस तुम्हें जानना है कि हाँ पैराबोला पैराबोलिक नेचर होता है। दूसरा क्या है, एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, एक, ठीक है, एक हमारा स्फीयर है, ठीक है, और ये क्या है, हॉलो स्फीयर है, और इसका जो है सरफेस, ठीक है, इसका जो है इनर सरफेस जो है वो हमारा आर है, और आउटर सरफेस हमारा क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो पूछा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव क्यू चार्ज रख देते हैं, समझे, पॉजिटिव क्यू चार्ज रख देते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर का क्या होगा, इनर सरफेस और आउटर सरफेस का, सरफेस फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ऑफ इनर स्फीयर, दूसरा क्या है, आउटर स्फीयर, दूसरा क्या है, आउटर स्फीयर, ठीक है। तो देखो इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, मेथड ऑफ इंडक्शन, यानी कि यहाँ पे अगर हम प्लस क्यू चार्ज रखेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज होगा इस सरफेस पे चार्ज कितना इंड्यूस होगा, माइनस माइनस इंड्यूस हो जाएगा कि नहीं, और इस सरफेस पे, ठीक है, उतना ही क्या होगा, प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि इस सरफेस पे जो है, अरे यार कितना लिखोगे, ठीक है, इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, और इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, समझे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इनर स्फीयर का अगर हम निकालेंगे तो सॉल्यूशन में फर्स्ट जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर स्फीयर, तो इस पे क्या है, माइनस चार्ज है ना, कितना, उतना ही माइनस चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, तो इंड्यूस होगा तो क्या होगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा, तो माइनस अपॉन 4 पाई स्मॉल आर क्यूब। सेकेंड का क्या होगा, आउटर सरफेस का क्या होगा, तो प्लस क्यू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है, समझे कि नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इनर स्फीयर का और आउटर स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी हम निकाल लिया। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है करना, ये चैप्टर खत्म हो चुका। अगले क्लास में हम चैप्टर शुरू करेंगे दूसरा, समझे। तुम लोग इसके क्वेश्चंस बनाओ जितने भी हैं, ठीक है, आज हो सके तो मैं क्वेश्चंस जो है वो दे दूंगा तुम लोगों को, तुम लोग चेक कर लेना इंटरनेट पे, वेबसाइट पे चेक कर लेना, ठीक, क्वेश्चन बनाओ इसके। हाँ, रिटन फॉर्म में अभी है, समझे, जो क्वेश्चन मिलेगा तुमको हैंड रिटन फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, धीरे धीरे और भी इस पे मटेरियल तुमको मिलता हुआ रहेगा, ठीक। अगले क्लास में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो छोटा चैप्टर है, समझे, खत्म हो जाएगा क्योंकि हम टाइम देंगे, समझे, थोड़ा सा क्लासेस जो होंगे वो तुम्हारे ज्यादा होंगे, क्लियर। थैंक यू।